जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा। आज भी वहाँ पे शटर डाउन है, वहाँ पे तो कंप्लीट प्रोलॉन्ग कर्फ्यू है। जब तक ये ड्रेनेज सिस्टम बेहतर नहीं होगा तो तब तक मसाइल इसी तरह से रहेंगे। जो ओलंपियाड की अचीवमेंट होती है उसको दुनिया की हर यूनिवर्सिटी मानती है। पाक फिजाइया को बेस्ट पायलट ट्रॉफी दे दी थी इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले में। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग और सुबह खैर, और आपको खुशामदीद कहेंगे आज के प्रोग्राम में। और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज की अच्छी बात से। तो अच्छी बात यह है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। आज दुनिया भर में कश्मीरी योम इस्तेहसाल मना रहे हैं। आज के ही दिन भारत ने मकबूजा कश्मीर से हक़ खुद इरादियत छीन लिया था। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, मगर पहले एक नज़र बड़ी खबर पर डालेंगे। मानसून बारिशों के बाइस हादसात में 16 जानें चली गई हैं। पहाड़ी इलाकों में हालात अच्छे नहीं। अपर चतराल में ग्लेशियर पिघलने से सैलाब आ चुका है, राब्ता पुल बह गए हैं। महकमा मौसमियात ने 13 और 14 अगस्त को सिंध में तूफानी बारिश की पेशगोई कर दी है। क्या कराची इंतजामिया अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए तैयार है, इस हवाले से बात करेंगे। और कश्मीर मांग रहा है आज़ादी, भारतीय जबर के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरी आज योम इस्तेहसाल मना रहे हैं। मुसल्लह अफवाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरियों के साथ यकजहती। भारत ने 5 साल कबल आज ही के दिन मकबूजा कश्मीर से उसकी खुसूसी हैसियत छीन ली थी। और पाकिस्तानी कौम काबिलियत में भारतीयों को पीछे छोड़ दिया है। आलमी सर्वे में दुनिया की चौथी काबिल तरीन कौम करार। काबिलियत में टॉप रैंकिंग में आने के बावजूद हमारा मुल्क तरक्की में पीछे क्यों है, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और केमिस्ट्री ओलंपियाड के आलमी मुकाबलों में पाकिस्तानी तालिब इल्म की धूम, कांसी का तमगा अपने नाम कर लिया। फ़ख्र पाकिस्तान अब्दुल राफे आज होंगे दुनिया बोल में मेहमान। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज 5 अगस्त है, और आज 5 अगस्त और तारीख का स्याह तरीन दिन है जब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत ने आइन के आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा करके मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज योम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक साहिबा। मिशाल मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज के ही दिन मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों के हकूक़ पर डाका डाला। आइन के आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा करके मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया और जमहूरियत पर भी शब खून मारा गया। योम इस्तेहसाल कश्मीर पर आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज किया जा रहा है। आप कैसे देखती हैं भारतीय इस जारियत को? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती के 5 साल हो गए हैं और हर साल मज़ीद जो है ब्लड शेड बढ़ता जा रहा है। मैं दुनिया से आज पूछना चाहती हूँ कि और कितनी मासूम कश्मीरियों की शहादतें, कितने बॉडी बैग्स, कितनी कब्रें हमें मिलेंगी, कितने तोहफे मिलेंगे हिंदुस्तान से मिसिंग पर्सनस के, कितने जेलों में प्रिजनर्स हमारे होंगे और कितना जुल्म होगा कि दुनिया जो है इस पर एक्शन लेगी। तो बहुत ही खौफनाक हालात हैं। आज भी वहाँ पे शटर डाउन है, वहाँ पे तो कंप्लीट प्रोलॉन्ग कर्फ्यू है, वहाँ पे सीज है, वहाँ पे हर तरह की जो है प्रोटेस्ट को जो है हर तरह का ब्लैंकेट बैन दिया हुआ है और कोई एक्सेस नहीं है दुनिया के साथ। एग्जैक्ट फिगर्स भी नहीं बता सकती कि कितना हाई लेवल है एस्केलेशंस का और वायलेंस का और यूज़ ऑफ वेपनरी फोर्स का अगेंस्ट अनआर्म्ड सिविलियंस। योम इस्तेहसाल कश्मीर को आज 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में सैकड़ों कश्मीरियों को नाहक कत्ल किया गया है, जबकि हुर्रियत रहनुमा समेत हज़ारों कश्मीरी जो हैं वो जेलों में कैद हैं। तो भारतीय जारियत के खिलाफ हमें मज़ीद कौन से इकदाम उठाने की ज़रूरत है, क्या समझती हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी सारी की सारी जो हुर्रियत की क़यादत है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर लीडरशिप, सबको जेलों में बंद किया हुआ है, जाली मुकदमे किए हुए हैं, उन पे ब्लड शेड, टॉर्चर किया जा रहा है, उन पे उनकी फैमिलीज़ के ऊपर, और कोई भी पॉलिटिकल वहाँ पे फ्रीडम नहीं है कि अवाम वहाँ पे अपना राइट रिकॉर्ड करे, प्रोटेस्ट का, अपना पॉलिटिकल जो उनका फ्रीडम है, डेमोक्रेटिक राइट है। और दूसरी बात यह है कि इन 5 सालों के अंदर 50 लाख इंडियंस को वहाँ के डोमिसाइल्स इशू कर दिए गए हैं, उनको वोटर राइट दे दिया है और उनके सारे जो कश्मीरियों की जो पॉपुलेशन सेंसस था बिल्कुल ही डिस्टेबलाइज करके डेमोग्राफिक चेंजेस ला के
वहाँ पे इंडियनाइज पूरा किया जा रहा है। उनका प्लान है एक मजीद 2 सालों के अंदर एक मिनी इंडिया में इसको तब्दील कर दिया जाए। ठीक, मिसाल मलिक साहिबा, कश्मीर के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं वो भी मौजूद हैं, मगर इस पर अमल होता नज़र नहीं आता। तो कश्मीर के मसले को आलमी रहनुमा के सामने पेश करने के लिए हमें अब कौन से इक़दाम उठाने होंगे? देखिए, अगर तो दुनिया जो है ख़ासतौर पे यूनाइटेड नेशंस है जहाँ पे सबसे पुरानी करारदादें हक़ खुदरादियत की, कश्मीर की और पैलेस्टाइन की हैं, अगर ये मसले इतने 77 ईयर्स हो गए नहीं हल हो रहे हैं, तो इसकी कोई टाइम लाइन होनी चाहिए कि विद इन 1 और 2 ईयर्स इस मसले को हल किया जाए। वरना फिर आप देख ही रहे हैं, जंगल लॉ तो चल ही रहा है दुनिया के अंदर, और जिस तरह की मैसेज ये दे रहा है हिंदुस्तान, एक तो पहले इसकी ऑक्यूपेशनल फोर्सेस वहाँ पे थी 10 लाख से ज़ायद, अब उनकी इंडियन पब्लिक जो है वो एज ऑक्यूपायर वहाँ पे आ गई है और सेटल करी है। और ये अगर एक मज़ीद साल में एक और तेज़ी इसके अंदर आ गई तो फिर प्लेबिसिट कराएंगे तो फिर इसका क्या फ़ायदा, क्योंकि कश्मीरियों की आवाज़ तो वैसे ही इतनी मार्जिनलाइज कर दी गई है, उनको उनके ख़िलाफ़ एक डेथ वारंट इशू कर दिया है, हर तरह का ब्लेटेंट वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जनीवा कन्वेंशंस की, यूएन की करारदादों की, यहाँ तक कि इनकी अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो है इन्होंने उसके साथ जो दहशतगर्दी की है ये इकदाम करके, तो दुनिया को अंडर इंटरनेशनल लॉ इनके ऊपर डिफेंस और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगानी चाहिए और इनकी मेंबरशिप कैंसिल करनी चाहिए यूनाइटेड नेशंस की, इंडिया की। मिसाल मलिक साहिबा, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि खुसूसी हैसियत के बाद भारत ने कश्मीर में अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए वोटर लिस्टों में भी रद्दोबदल किया। पहले ही कश्मीरी अपनी सरजमीन पर रोज़गार के लिए परेशान हैं, साथ में भारतीय मुजालिम भी हैं। ऐसे में आलमी रहनुमा से क्या मुतालबात करेंगी और किस तरह मसला कश्मीर का हल निकलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी की जितनी भी स्ट्रगल्स ओवर हिस्ट्री हमने देखी है, इनका ये 5-6 सालों का मामला नहीं होता, इसमें सदियां लग जाती हैं। मगर बात ये किसी भी तहरीक की सक्सेस का जो पॉइंट है वो उसकी डिटर्मिनेशन और विल पावर होती है। तो कश्मीरियों की विल पावर अभी तक तो टूटी नहीं है, मगर जिस तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, जिस तरह के केमिकल वेपन्स, जिस तरह की फ़ोर्स यूज़ की जा रही है, तो वी डू एक्सपेक्ट कि स्पिरिचुअली जो है कश्मीरी अवाम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनका जो सोल है फ्रीडम का, जो उनका सेंटिमेंट है, वो उसको कभी भी तोड़ नहीं सके, टेरराइज़ नहीं कर सकते उनकी विल को। मगर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि 10 लाख फ़ौज का एक निहत्ती कौम जो इस वक्त लीडरलेस है, जो कि हक़ खुदरादियत हक़ पर खड़ी है, और अब उसकी कितनी ओवर अ डज़न करारदादें उनको उनका दिया जा रहा, तो ये जब तक कि बाय फोर्स उनको ये राइट नहीं दिया जाएगा, ये राइट नहीं मिलेगा कश्मीरियों को। या तो फिर कश्मीरी लोग जिन्होंने पुरअमन तरीका अपनाया था, या वो बंदूक का रास्ता अपनाए करेंगे, या कोई और सुसाइड बॉम्बर्स बनेंगे, या दुनिया अपना कोई रोल प्ले करे कि इसके मसले को हल किया जाए और इंडिया को फोर्स किया जाए कि ये जगह डीमिलिटराइज़ की जाए। अगर दुनिया की विल पावर हो, उनका ये एजेंडा हो कि हमने इस मसले को हल करना है, तो ये बहुत से तरीक़ों के थ्रू कर लेते हैं। साउथ सुडान, ईस्ट टिमोर के मसलों को अगर आप देख लें, मगर क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे तो फिर शायद इस वजह से उनको जो भी कुछ हुआ है। मगर दुनिया में भी इस वक्त पैलेस्टाइन का देख लें मसला जो है, उसका गुस्सा पूरी दुनिया के अंदर जो अवाम है वो पैलेस्टीनियंस के साथ है। तो ये जो दुनिया को, अवाम को भी ग्लोबली अगर देखा जाए, इस वक्त वो ह्यूमन राइट्स के साथ खड़ी है और एंग्री है। और जो ये हमास के लीडर के साथ भी इस वक्त असैसिनेशन हुई है उनकी, और वो पीस प्रोसेस के दौरान थे, तो ये भी एक बहुत नेगेटिव मैसेज गया है कश्मीरियों को भी, और जितने भी दुनिया में लोग हैं जो आज़ादी की बात करते हैं या पुरअमन हल की बात करते हैं। बिल्कुल, हुर्रियत रहनुमा मिश्क साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। यौम इस्तेसाल कश्मीर 5 अगस्त है आज, और इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद थी मिसाल मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, जहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, बल्कि एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद जो है वो आरम कहेंगी। मैं तो आपको पहली मरतबा ही खुशामदीद कहूँगा, क्योंकि मैं कराची की बारिश को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। सड़कों के ऊपर सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। थोड़ी देर के लिए तो दिल हुआ कि चलो स्विमिंग ही कर लेते हैं, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि नहीं, पानी थोड़ा सा गंदा है, इसलिए स्विमिंग से परहेज़ करते हैं। लेकिन इस वक्त शहर के हालात क्या हैं, बर्बाद हो चुके हैं ना शहर के हालात। बिल्कुल, मौसम की आपने बात की, बारिश की बात की, तो अपने नाजरीन को भी बताते हैं कि मुल्क भर में जो मानसून बारिशों का सिलसिला है वो जारी है। अभी आपको एक रिपोर्ट दिखा
दिखाएंगे जिसमें केपीके और बलूचिस्तान में होने वाले नुकसान के दादोशुमार भी आप देख सकेंगे। लेकिन उससे पहले कराची की कल रात से होने वाली बारिश पर भी बात करेंगे। कल शाम को कराची के सेंट्रल और नॉर्थ जोन में बारिश शुरू हुई जो बाद में साउथ जोन तक आई, लेकिन अचानक शहर में होने वाली इस शदीद बारिश ने ना सिर्फ नशीबी इलाकों को तालाब में बदल दिया है बल्कि के इलेक्ट्रिक का बोसीदा निजाम एक बार फिर बैठ गया। शदीद बल्कि यहाँ पर बारिश की 2 बूंदें गिरती हैं और वहां उन्होंने मेरे ख्याल में कोई बटन या स्विच के ऊपर बंदा बिठाया हुआ, उसे कहा हुआ है कि फौरन जो है क्लिक जो है वो आप कर दीजिए और ये सारे मामला खराब हो जाते हैं। इस वक्त केपीके की सूरत हाल जानने के लिए पेशावर से हमें ज्वाइन किया हुआ आसिफ शहजाद ने, आइए उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी आसिफ, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त, मौजूदा सूरत हाल? जी देखें, पेशावर समेत जो खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला हैं वहाँ पर जो हालिया मानसून की बारिशें हैं उन्होंने तबाही मचा दी है। बेशतर अजला ऐसे हैं जहाँ पर ज़मीनी राब्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, जबकि बात की जाए बालाई इलाकों के हमारे जो नादर इलाके हैं वहाँ नारान और कागान और इसके माबेन जो मांदरी पुल है वो गुज़िस्ता 2 हफ्तों के दौरान जो है वो 2 बार वो पानी के साथ बह गया था, जहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जो ज़मीनी राब्ते हैं वो बहाल किए जा रहे हैं। इस तरह बात की जाए चतराल और दीगर अजला की तो वहाँ पर भी जो है इंतहाई सख्त हालात हैं और जो ज़मीनी राब्ते हैं वो मुनक़ते हैं, राब्ता पुलें बह गई हैं। PDMA ने जो है तमाम अजला में अलर्ट जारी किया हुआ है, सिक्योरिटी के जो इक़दाम हैं वो भी कर दिए हैं ताकि वहाँ पर जो नाखुशगवार वाक़यात ना हो। इसके साथ साथ जो बहाली के काम हैं वो भी वहाँ पे जारी हैं। PDMA ने तमाम अजला के जो ज़िले इंतज़ामिया है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आसिफ आपका, आपने और बहाली के काम जो है वो जारी हैं, तमाम इदारे जो हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। इसी सिलसिले में बात करने के लिए सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो है उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सरदार साहब, बारिशें कराची में जो है वो इतनी हैवी एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन जैसा कि आपने पिछले हफ्ते भी अर्ज़ की थी जब बारिश नहीं हो रही थी और हम दुआ करवा रहे थे यहाँ पे कि बारिश हो जाए अल्लाह करे, तो आपने यही अर्ज़ किया था कि जी यहाँ पर तो थोड़ी सी भी बारिश अगर होती है तो शहर का निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाता है, ट्रैफिक बदहाल हो जाता है और कि इलेक्ट्रिक जो है वो वहाँ से पावर सप्लाई जो है बंद हो जाती है, लोगों का जो है वो जीना बड़ा मुहाल हो जाता है। और इसका हम सब ने जो भी कराची से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने कल रात का एक्सपीरियंस भी कर लिया कि शाम में थोड़ी तेज़ जब बारिश हो गई तो उसके बाद सड़कों का हाल बुरा हो चुका था, पानी जो है वो हर जगह खड़ा हो चुका है। इस वक्त मज़ीद सूरत हाल क्या है, क्योंकि आज भी जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश की पेशन गोई की गई है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हैवी बारिश की पेशन गोई थी पिछले 3-4 दिन से, हम अपनी फोरकास्ट में लिख रहे थे कि कुछ जगहों पर हैवी फॉल्स होंगे, मतलब सारे शहर में तकरीबन बारिश हो जाएगी और कुछ जगहों पर हैवी फॉल्स होंगे। और सिंध भर में तो बस्ती और बालाई सिंध में और ईस्टर्न सिंध में तो पिछले 2 दिन से बहुत तेज़ स्पेल चल रहा है। वहाँ तो कोई 150 मिलीमीटर के करीब नवाब शाह में और दीगर जगहों में भी 100 मिलीमीटर, कहीं 80, कहीं 60, इस तरह से। कराची में भी गुज़श्ता शब जो बहुत तेज़ बारिश हुई तो सबसे ज़्यादा नाज़िमाबाद में 77 और कहीं 72, कहीं 60, कहीं 50 इतने मिलीमीटर हुई है गुज़श्ता शब से अब तक। तो आज भी इम्कान है लाइट टू मॉडरेट बारिश दिन में है और फिर देखिए शाम में और रात में फिर दोबारा से एक और इस तरह से तेज़ स्पेल हो सकता है और कल तक, मतलब कल आने वाली सुबह तक है। फिर उसके बाद भी लाइट रेन या मॉडरेट तो ड्रिजल या लाइट रेन तो रहती है कराची में, आपको पता है अगस्त के महीने में अमूमन ये चलता है, लेकिन ये जो हैवी स्पेल है ये आज रात तक है। अच्छा, ये हैवी स्पेल आज रात तक है। अच्छा सरदार साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि जब आपका इदारा ये अलर्ट जारी करता है कि जी बारिश होने वाली है तो ये किस तरीके से अलर्ट जारी किया जाता है? मैं सिर्फ ये इसका मैकेनिज्म जानना चाह रहा हूँ कि जो इदारे हैं, NDMA हो गए, सिंध गवर्नमेंट हो गए, KMC हो गए, इन इदारों के पास ये अलर्ट जाता है, अगर जाता है तो ये इसके ऊपर कोई काम, कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? आप पिछले 1 हफ्ते से बतला रहे हैं कि जी राजस्थान से एक सिस्टम आने वाला है जो कि बन रहा है, जो कि यहाँ पर आएगा, कराची में बरसेगा और उसके बावजूद भी जो है वो कराची में हर जगह पर पानी इस वक्त मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि मेयर साहब भी सड़क पर निकले हुए होंगे, उनके पास भी कोई शोएब साहब होंगे जिनसे वो फ़ोन पर पूछ रहे होंगे कि जी पानी तो दिख नहीं रहा, आप बताओ कहाँ है? देखिए, जैसे ही मतलब डेली बेसिस पे फोरकास्ट उसको हम रिवाइज़ करते हैं, इशू करते हैं और जैसे इशू होती है तो सबसे पहले जो उसके रिसीवर या रेसिपिएंट होते हैं वो PDMA ही होता है प्रोविंशियल लेवल पे और नेशनल लेवल पे डिज़ास्टर NDMA, और इसी तरह से सिटी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको भी जाता है। लेकिन आप देखिए कि एक्चुअली ये है कि मतलब आपका ड्रेनेज सिस्टम ही ना क्या कहें अब इसको, इसमें बहुत पुराना ड्रेनेज सिस्टम है। तो अगर बारिश पड़ जाती है 80-100 मिलीमीटर, जैसे गुज़श्ता शब हो गई 70 मिलीमीटर से 72 से 75 से ऊपर हो गई, तो फिर इसमें मसाइल पैदा हो जाते हैं। फौरी तौर पे
जैसे कहते हैं ना पानी ड्रेन आउट नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम रहती है। तो जब तक ये ड्रेनेज सिस्टम बेहतर नहीं होगा तो तब तक मसाइल इसी तरह से रहेंगे। बिल्कुल, ड्रेनेज सिस्टम का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि फ़हीम बात करें कि कराची में भी बारिश हुई है, ऐसी सेम बारिश है, इससे ज़्यादा बारिश है बल्कि पंजाब की तरफ हुई है, उस तरफ हुई है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी काम किया गया है। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो यहाँ पर हमें ब्रेक पर जाना है। वक्फा बहुत ज़रूरी है जी, वक्फे के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। दुनिया बोल है में आपका इंतजार रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपके पसंद प्रोग्राम दुनिया बोल है में। और इस वक्त आप देख चुके हैं इस मास्टर शॉट के ऊपर कि हमारे पास 2 मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन ये मेहमान किस सिलसिले में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अनम जरा बताइए। जी बिल्कुल, तो नाज़रीन हमारे बच्चे जो हैं वो किसी से पीछे नहीं है। रियाज में होने वाले बैनुल अक़वामी केमिस्ट्री ओलंपियाड के आलमी मुकाबलों में पाकिस्तानी तलबा की परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। होनहार तालिब इल्म अब्दुल राफे जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, उन्होंने इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड मुकाबलों में अपनी शानदार सलाहियतों का मुजाहरा दिखाते हुए कांसी का तमगा अपने नाम किया है और पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। जी नाज़रीन, तो आपकी मुलाकात करवाते हैं फ़ख्र पाकिस्तान अब्दुल राफे से, और उनके साथ उनके टीचर, उनके कोच प्रोफेसर एम खालिद खान साहब भी मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अच्छा खालिद साहब, आपसे तो मैं डिटेल में इनके बारे में पूछूंगा, पहले ज़रा ये इन्हीं से जो है वो इनकी ज़बानी सुन लेते हैं, फिर आप ज़रा खामियां जो है वो निकालिएगा। नहीं भाई ये झूठ बोला है तुमने, ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे हुआ था, है ना, क्योंकि केमिस्ट्री चल रहा है ना। तो केमिस्ट्री के अंदर देखें भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बहुत ही वीक था, ठीक है। मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था, हम 2 और 2 5 कर लेते थे, लेकिन हमसे केमिस्ट्री का फार्मूला नहीं होता था। इतने मुश्किल सब्जेक्ट में जिसके अंदर ज़्यादातर लड़कियां होती हैं, और आपके साथ भी जो है वो 2 खातून भी मौजूद थी, आप गए और आप जीते भी। तो पहले तो ये बताइए कि ये जो केमिस्ट्री ओलंपियाड है ये किस तरीके से मुनक्किद किया जाता है, और आपके मुकाबले में आपने ब्रॉन्ज लिया है, तो सिल्वर और गोल्ड कौन लेके गया है, और आपका ये सफ़र ब्रॉन्ज तक का कैसा रहा? जी, तो सबसे पहले जैसे कि केमिस्ट्री ओलंपियाड जो होता है वो हर साल किसी न किसी मुल्क में मुनक्किद किया जाता है। और इस दफ़ा जो केमिस्ट्री ओलंपियाड हुआ था वो रियाद में हुआ था, और इसमें दुनिया भर के 90 से ज़्यादा कंट्री में से 350 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। और ये जो मेरी पार्टिसिपेशन हुई थी वो स्टेम कैरियर प्रोग्राम जो कि प्यास और HEC का जॉइंट वेंचर है उसके तहत हुई थी। और मेरी जो पूरी ट्रिप थी इट वाज फुली फंडेड, और मैंने अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं दिया था। और जो मेरी पूरी जर्नी थी वो 1 साल पहले शुरू हो गई थी, जहाँ पर सबसे पहले हमारा एक जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था नेशनल पूरा, उसमें टॉप 50 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए थे। और वो टॉप 50 स्टूडेंट फिर HAG रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि प्रोफेसर डॉक्टर फरजाना शाहीन की डायरेक्टरशिप में हमें वहाँ पे इनवाइट किया गया था। पूरे 1 वीक हमारा प्रोसेस हुआ था। उसके बाद एक पूरा रिगरस प्रोसेस था जिसमें टॉप 50 स्टूडेंट फिर शॉर्टलिस्ट किए गए थे टॉप 15 में। उसके बाद टॉप 4 स्टूडेंट जो सेलेक्ट किए गए थे वो फिर डॉक्टर खालिद मोहम्मद खान जो कि मेरे मेंटोर हैं, और डॉक्टर रज़ा शाह जो डेप्टी मेंटोर हैं, उनकी निगरानी में हम लोग फिर रियाद में पार्टिसिपेट किया था हमने। और उस ओलंपियाड में हमारे 5 घंटे का पहले थियोरेटिकल टेस्ट हुआ था, उसके बाद 5 घंटे का हमारा प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ था। 5 घंटे का? जी 5 घंटे का। लिथियम बैटरी बनवा ली? फिर रिग्रेस तो टेस्ट ये होता क्या है। इस टेस्ट के राउंड्स थे? इस टेस्ट के राउंड्स नहीं थे, बस 5 घंटे का थियोरेटिकल एग्जाम एक दिन हुआ था। उसके बाद एक गैप के बाद हमारा 5 घंटे का प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था। अच्छा। उसके बाद हमारे पेपर चेक करने के बाद हमें उसी ओलंपियाड के लास्ट डे पे हमें हमारे कहते रिजल्ट अनाउंस किए गए थे। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। ज़बरदस्त जी। प्रोफेसर साहब से जो है वो जान लेते हैं। सर ये बताइए, ये 5 घंटे की थ्योरी, ये तो चले समझ में आ गया कि आपने कर लिया, 3 घंटे का तो हम भी देकर आ गए। 5 घंटे का जो ये प्रैक्टिकल होता है, इसका कोई टॉपिक दिया जाता है आपको पहले से, या जो थ्योरेटिकल आप देकर आए हैं उसी का आपने वाइवा करना होता है? नहीं, ये होता यूँ है कि जो है प्रैक्टिकल जो है कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि इस टाइप का होगा। अच्छा। तो तो हमें साल से में पता चल जाता है कि इस टाइप का होना चाहिए। तो फिर हम इन्हें रिगोरसली जो है इनकी ट्रेनिंग करते हैं प्रैक्टिकल के लिए ख़ास तौर पे। और आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि ये बच्चा जो है इंटर का था और अब इसका केमिस्ट्री का लेवल एमफिल के बराबर है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है। और इसके अलावा ये है कि हम इनको बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं और इनको ट्रेन करते 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 साल भर हम इनके जो है ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। अच्छा। ये जब घरों पे होते हैं फिर भी इनकी क्लासेस चलती हैं। छोड़ते नहीं हैं आप? नहीं, पढ़ना जरूरी है, हम छोड़ेंगे नहीं। हम ये चाहते हैं कि बच्चे केमिस्ट्री में रहें, केमिस्ट्री से भागे नहीं। और इसी की वजह से देखेंगे अब जो है अब्दुल राफे को जो है सिंगापुर में
जो है इलेक्ट्रिकल वो केमिकल इंजीनियरिंग में जो है दाखिला भी मिल गया। अच्छा, माशाल्लाह। आज रात को उनकी फ्लाइट है, स्कॉलरशिप मिली है? जी जी, अरे फुल्ली वाह, फंडेड। फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप। क्या तो बात है, प्रोफेसर साहब कितना टाइम लगा आपको अब्दुल राफे को तैयारी करवाने में और ये सब चीज़? हमने देखें पहले ये 50 बच्चों में आए, ठीक है, फिर उसके बाद हमने इनको स्क्रीन किया, ये 10 दिन तक ट्रेनिंग दी इनको। उसके बाद हमने देखा कि इनका पिकअप बहुत अच्छा है, ओके, पिकअप बहुत अच्छा था, तो हमने उसकी बुनियाद पे 15 बच्चे सिलेक्ट किए। ठीक है, 15 बच्चे सिलेक्ट किए, फिर हमने इन्हें बुलाया अपने यहाँ 10 दिन के लिए, ठीक, फिजिकली इनको पढ़ाया और टेस्ट भी लिए, एग्ज़ाम लिए और मुसलसल एग्ज़ाम लेते रहे। ओके, तो उससे ये हुआ कि जो है फिर हमने उनमें से 4 बच्चों को सिलेक्ट किया। ठीक फिर 4 बच्चों को हमने 1 महीने अपने यहाँ फिजिकली रख के ट्रेनिंग दी। सुबह शाम इनके इम्तहान और क्लासें होती थी। अच्छा, वाह जी वाह। और उसका नतीजा भी नज़र आ गया है कि आप सिंगापुर भी जो है वो आप जा रहे हैं, तो सिटी से आपको स्कॉलरशिप मिली है। और ये कितने अरसे की है? मेरा जो स्कॉलरशिप मिली वो ननयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो कि NTU है, वहाँ पे मुझे केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए फुल स्कॉलरशिप मिली है। और ये पूरा 4 साल का बैचलर्स का प्रोग्राम होगा इन केमिकल इंजीनियरिंग। ज़बरदस्त, बेहतरीन। यानी आप अपना बैचलर्स जो है वो सिंगापुर से करके आ रहे हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त, मतलब सिंगापुर का इस हवाले से काफ़ी मशहूर है। केमिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, मतलब इंजीनियरिंग का जो शोबा है वो सिंगापुर में काफ़ी माना जाता है कि वहाँ की एजुकेशन जो है। तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके मतलब एक ख्वाहिश थी वहाँ जाके पढ़ने की, या आपने अप्लाई किया था, या प्रोफेसर साहब की तरफ से कुछ आपको आइडिया मिला कि नहीं जी आप यहाँ अप्लाई करें? कैसे हुआ ये? तो सबसे पहले जो मेरा ओलंपियाड की अचीवमेंट, उसने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया था मेरी एप्लीकेशन को अच्छा बनाने में, क्योंकि जो ओलंपियाड की अचीवमेंट होती है उसको दुनिया की हर यूनिवर्सिटी मानती है, क्योंकि काफ़ी रिग्रेस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होता है। तो अगर यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल या सिल्वर मेडल हासिल करता है या फिर इवन गोल्ड, तो उसको दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से अच्छी काफ़ी मतलब फुल स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो इस ओलंपियाड में मेरे ख्याल से अचीवमेंट लेने का मुझे एक बेनिफिट मिला कि मुझे इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से फुली फंडेड ऑफर आई। अच्छा अब्दुल राफे, जैसे कि आप कल सिंगापुर की फ़्लाइट्स के लिए जा रहे हैं, तो क्या आपके साथ और भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं या आप अकेले जा रहे हैं? जी, पाकिस्तानी स्टूडेंट मेरे साथ एक है जो इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में उसका ब्रॉन्ज मेडल आया था। अच्छा, वो कब, कौन से ईयर में, इसी साल में या पिछले साल? उनका लास्ट ईयर आया था। लास्ट ईयर आया था, ओके। वो मैथमेटिशियन है? जी, मैथमेटिशियन। ज़बरदस्त। उन्हें भी स्कॉलरशिप मिली है? उन्हें भी इसी यूनिवर्सिटी से? जी, इसी यूनिवर्सिटी से। ज़बरदस्त। अब वो भी आपके साथ जो है वो ट्रैवल कर रहा है, बेहतरीन। अच्छा मुझे बताइए प्रोफेसर साहब, ये केमिस्ट्री का हुआ अभी जो है ओलंपियाड, ये टोटली केमिस्ट्री का ही था इसके, और पिछले साल की बता रहे हैं मैथमेटिशियन का हुआ था? नहीं, हर साल 4 सब्जेक्ट्स का होता है, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और मैथमेटिक्स का और बायोलॉजी का। अच्छा जी, चारों मेजर सब्जेक्ट्स का होता है। उसमें से जो है फिर हर ओलंपियाड किसी मुख्तलिफ कंट्रीज में, हाँ मुख्तलिफ कंट्रीज में तो होता है, लेकिन ये 4 टॉपिक्स जरूर होते हैं, इन सब्जेक्ट्स पे ही होता है। 4 सब्जेक्ट। चलें ठीक है जी, ज़बरदस्त। थैंक यू। बस सर वक्त जो है वो हमारा ख़त्म हो गया। प्रोफेसर साहब थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया और बहुत ही खुशी की और फ़ख्र की बात है कि आपने 1 साल में माशाल्लाह इतना अच्छा ट्रेन कर दिया कि वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ गए ब्रॉन्ज, और इसके साथ साथ सिंगापुर भी जो है वो जा रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल फ़हीम, ऐसे टीचर्स, ऐसे प्रोफेसर्स और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमारे यहाँ होना हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। तो हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में अब्दुल राफे और प्रोफेसर एम खालिद खान साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमें लेना है एक ब्रेक, बहुत ज़रूरी है जी भाई, कमर्शियल आपको पता है सब कुछ चलता ही उसी से। तो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और इस वक्त जब वक्फा हुआ था तो हम कोशिश कर रहे थे कि अपने जो हम एम ऑफ लाइफ होता है ना, जो हम एसे में लिखते हैं 5वीं जमात के, वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे अभी पता चला अनम जो है वो जेट फाइटर पायलट जो है वो बनना चाहती थी। ये शौक आपको कब हुआ? नहीं बिल्कुल भी नहीं फ़हीम, ये शौक आपका है। मेरा जो शौक था मैं वहाँ पर बैठी हुई हूँ। अच्छा नहीं, लेकिन उसमें ऐसा होता नहीं है ना, जो दूसरा बंदा बैठा होता है वो भी जहाज उड़ा ही रहा होता है। चले हम सस्पेंस क्रिएट नहीं करते, नाज़रीन को बताते हैं कि 5th जनरेशन
फाइटर जेट की दौड़ में पाकिस्तान एयरफोर्स की हरीफों पर वासे बढ़तरी बरकरार है। पाकिस्तानी पायलट्स 5th जनरेशन फाइटर जेट उड़ाने को तैयार हैं। पाक फ़ज़ाइया जनूबी एशिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली फ़ज़ाई कुव्वत बनने वाली है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रिटायर्ड एयर कोमोडोर डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी साहब ने। सर, सबसे पहले तो आपको जो है वो वेलकम करते हैं शो के अंदर। उसके बाद बताइएगा ये 5th जनरेशन फाइटर जेट की दौड़ में जिसमें पाकिस्तान जो है उसकी एयरफोर्स इस वक्त वाज़े बरतरी हासिल कर चुकी है, थोड़ा इसके बारे में कुछ डिटेल में बताइएगा सर कि ये क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आपको भी और नाजरीन को भी बहुत शुक्रिया। दरअसल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट या फाइटर एयरक्राफ्ट को आप इस तरह समझ लें कि जब नया नया मोबाइल फ़ोन या सेल फ़ोन आने शुरू हुए थे तो आप याद कीजिए ज़रा उनका साइज़ कितना बड़ा था, उनके सिग्नल कितने मुख्तलिफ और कितने लिमिटेड थे और उनकी कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड कितना मुख्तलिफ और कितना लिमिटेड था। इसी तरह जब 1906 में 20वीं सदी के शुरू में हवाई जहाज़ मुतारफ़ हुआ और इंसान ने उड़ना शुरू किया तो वो जिस तरह के जहाज़ थे और आज जिस तरह के जहाज़ हैं तो ये जनरेशन बाय जनरेशन इनमें इम्प्रूवमेंट आती रही और अब ये इस लेवल पे पहुंच चुके हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जहां के ये ना तो रेडार पे नज़र आते हैं और जब आप पे हमला करते हैं तो उस वक्त भी आपको नहीं पता होता कि आप पे हमला कहाँ से हुआ और कितनी दूर से हुआ। तो ये जनरेशन्स जिस तरह के गैप हैं, आप याद करें ज़रा अपने आबा व अजदाद को, क्या उनके पास ये सहूलियात मुयस्सर थीं जो आज आपके पास हैं। तो इसी तरह ये जनरेशन टू जनरेशन जहाज़ डेवलप होते रहे और आज ये इस लेवल पे पहुंच गए। अब से कुछ अर्सा पहले जनवरी के महीने में गालबन 13 जनवरी को मैंने एक वीलॉग अपलोड किया था जिसमें मैंने पाक फ़ज़ाइया को BPT यानी बेस्ट पायलट ट्रॉफ़ी दे दी थी इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले में। अच्छा। और उसकी वाहिद वजह थी पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू की वो तकरीर जो उन्होंने 3 जनवरी को पाक फ़ज़ाइया के एक बेस पे एक फंक्शन में की थी जिसमें उन्होंने पहली बार इस चीज़ का ऐलान किया कि हम 5th जनरेशन फाइटर लेने जा रहे हैं। ज़बरदस्त। मैंने 13 जनवरी बल्कि जनवरी के महीने में पाक फ़ज़ाइया पे बहुत से प्रोग्राम किए अपने छोटे से वीलॉग पे। छोटा सा मेरा यूट्यूब चैनल है ज़ियाउल हक शम्सी के नाम से, हाइब्रिड एजुटेनमेंट। उसमें मैंने ये सारे प्रोग्राम्स अपलोड किए थे और उसमें मैंने तफसील से ये बयान कर दिया कि पाक फ़ज़ाइया ने भारत को जंग किए बगैर तकरीबन 12 से 14 साल पीछे छोड़ दिया है। अरे वाह। आपको याद होगा कि फरवरी 2019 में जो वाक़यात पेश हुए थे, जी जी अभिनंदन, उसमें भी पाक फ़ज़ाइया ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन आपको याद होगा कि उसके फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी एक इंतखाबी मुहिम में ये कहा कि अगर हमारे पास राफ़ेल जहाज़ होते जी तो हम पाक फ़ज़ाइया को मज़ा चखाते। हाँ, उनकी डील किसी वजह से मैंने ये अर्ज़ किया कि जी हाँ, आपको याद होगा हम तो इकबाल के शाहीन हैं ना। बेशक सर, यानी आलम साहब की शागिर्द। याद कीजिए इकबाल ने क्या कहा था कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। सुभान अल्लाह। पाक फ़ज़ाइया के किसी सरबराह को या पाक फ़ौज के किसी सरबराह को कभी आपने ये कहते सुना कि हमारे पास अगर फ़लाँ मिज़ाइल होता तो हम भारत को मज़ा चखाते, या फ़लाँ जहाज़ होता तो हम मज़ा चखाते? हमारे किसी भी सिविलियन लीडर ने आज तक ये नहीं कहा कि हमारे पास खुदा न ख्वास्ता किसी किस्म की डेफिशिएंसी है। हम तो वो मुल्क हैं जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं। बेशक। और हमारे शाहीन और हमारे इंजीनियर जब जहाज़ तैयार करके हवा में भेजते हैं तो हमें नऊज़ु बिल्लाह खुदा न ख्वास्ता ये शक नहीं होता कि हमें किसी भी किस्म की नाकामी का सामना करना पड़ेगा। बेशक। हमारी सिविलियन क़यादत माजी में भी ये भारत को वार्न करती रही है कि आप ये मत समझिएगा कि हम सोचेंगे, हम जवाब देंगे। बिल्कुल। इसी तरह हमारी फौजी क़यादत ने भी कहा था कि हम आपको सरप्राइज करेंगे। और इस दफ़ा फिर हमारी फौजी क़यादत ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको सरप्राइज किया इस ऐलान के साथ कि हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेने जा रहे हैं इंशाअल्लाह अगले साल से 1.5 साल के अरसे में। और हम भारत को ऑलरेडी सिर्फ इस ऐलान के बाद
12 से 14 साल पीछे छोड़ चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा शमसी साहब, यहाँ पर कौम के एक लिए सवाल और खुशखबरी। एक चीज़ क्लियर कीजिएगा प्लीज़। आपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की एग्जांपल जो दी है वो तो बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट, हमारे जहन बिल्कुल क्लियर हो गए। अब एक और एयरक्राफ्ट है जिसको उड़ाने के लिए जो है पाकिस्तानी पायलट का कोई सानी नहीं है, F-16, जो कि अमेरिका से हम हासिल करते हैं। अब अगर हम इस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का मुवाजना करें F-16 के साथ, तो थोड़ा ज़रा खुलासा कीजिएगा कि अब हमें क्या बरतरी हासिल है इस चीज़ में। देखिए, F-16 ने पाक फ़िज़ाइया में भरपूर कारतगी का मुजाहरा किया और 1982 के बाद जब से ये जहाज़ आए, दुश्मन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पाकिस्तान के सरहदों की तरफ मैली आंख से भी देखता। दुरुस्त। तो F-16 खुदा न ख्वास्ता कहीं ख़त्म नहीं होने जा रहे पाक फ़िज़ाइया से, वो मुसलसल अपग्रेड होते रहे हैं। उसे हम MLU कहते हैं, मिड लाइफ अपग्रेड। अच्छा। और वो ब्लॉक 52 के जहाज़ भी हमारे पास हैं, F-16C and D भी हमारे पास हैं, और अभी आगे मज़ीद 2 दहाइयों तक F-16 अपनी कारकर्दगी से दुश्मन को मुतासिर करता रहेगा। लेकिन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेना इसलिए इस वक्त ज़रूरी था कि भारत की अददी तादाद बहुत बढ़ती जा रही थी, कन्वेंशनल सुपीरियरिटी उसे हासिल हो रही थी। तो हमें एक ऐसा जहाज़ चाहिए था जो दुश्मन के रेडार पे भी नज़र ना आए और कुछ ऐसे मिसाइल और बॉम्ब्स कैरी कर सके जो दुश्मन को ये पता ही ना चले कि उन्हें कहाँ से आके लगा है। सही। जी, तो ये इसकी खूबी है, ये इंशाल्लाह ताला इस जहाज़ की खूबी होगी। तो सर, ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए कितना अहमियत का हामिल है? ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बहुत अहम होगा और पाकिस्तान के लिए बहुत अहम होगा। दरअसल पाक फ़िज़ाइया ने हमेशा अददी अक्सरियत को चैलेंज किया है भारतीय फ़िज़ाइया की। बिल्कुल ऐसा ही। और उसकी 4 बेसिक वजूहात थी। एक तो पाक फ़िज़ाइया की लीडरशिप, हमेशा से उनकी लीडरशिप पे, उनके लीडरशिप के आसाब पे हावी रही है। एयर मार्शल असगर खान और एयर मार्शल नूर खान के दौर से आज तक के जितने लीडर्स आए हैं, उन्होंने जो फैसले किए हैं, उन्होंने जो लीडरशिप की एग्जाम्पल्स कायम किए हैं, उससे भारतीय फ़िज़ाइया की लीडरशिप हमेशा मायूस रही है और डरती रही है। आप उर्दू में साफ साफ मैं नाजरीन के लिए कह दूं। इसके अलावा पाक फ़िज़ाइया की हिकमत अमली अल्हम्दुलिल्लाह भारतीय फ़िज़ाइया से हमेशा बेहतर रही। आप देखिए, फरवरी 2019 में रात के अंधेरे में जनाब उनके जहाज़ आए, 4 दरख्तों को जख्मी करके चले गए जी। उसके 36 घंटे के अंदर अंदर पाक फ़िज़ाइया दिन दहाड़े गई है और न सिर्फ उनके 2 जहाज मार गिराए, बल्कि एक हेलीकॉप्टर उन्होंने डर के मारे अपना हेलीकॉप्टर खुद ही गिरा लिया, खुद ही क्रैश कर दिया था। सो हम हिकमत अमली में भी पाक फ़िज़ाइया हमेशा आगे रही। इसके बाद टीम वर्क, ये सिर्फ पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों का काम नहीं है। हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे रेडार ऑपरेटर्स, हमारे ग्राउंड डिफेंडर्स और फिर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी की भरपूर सपोर्ट पाक फ़िज़ाइया को, जो एक मुकम्मल टीम बनाती है। और उसके बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। डे 1 से पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेटर्स यानी इंजीनियर्स और पायलट्स जितनी खूबसूरती से और जितनी तेज़ी से और जितनी आसानी से टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कर लेते हैं, भारतीय फ़िज़ाइया के हवाबाज या इंजीनियर्स उतना आसानी से उसको नहीं एम्ब्रेस कर पाते। और यही वजह है कि वो जब कोई जहाज़ ले भी लेते हैं तो उसको ऑपरेशनल करने में उनको कई साल लगते हैं। जबकि पाक फ़िज़ाइया के हवाबाज जब F-16 लेने भी गए थे, या किसी ज़माने में मैं मिराजेस लेने फ्रांस भी गया था, तो हम हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर अंदर उस जहाज़ को समझ लेते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स को समझ लेते हैं, उसके रेडार को समझ लेते हैं और फ़ौरन ही उसको हम पाकिस्तान लेके आ जाते हैं। हम ज़्यादा अरसे बाहर नहीं रहते, हम फ़ौरन पाकिस्तान ले आते हैं और सिर्फ 4, 6, 8, 10 पायलट हम बाहर से ट्रेन करवाते हैं। उसके बाद अपने हवाबाजों को हम खुद ट्रेन करते हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने काबिल और इतने समझदार और इतने स्किल्ड होते हैं कि वो बहुत जल्दी नए सिस्टम को समझ लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं, इन्वायरमेंट के साथ रच बस जाते हैं। जिसे अगर मैं नाजरीन की आसानी के लिए समझा सकूं कि जब जहाज में बैठते हैं, ख्वाह वो कितना ही मॉडर्न
और कितना ही तकनीकी एतबार से एडवांस क्यों ना हो, पाक फिजाइया का शाहीन जब एक दफ़ा हेलमेट लगा के उस जहाज में बैठता है और अपना कॉकपिट बंद करता है, उसके बाद वो कमरा उसके लिए बिल्कुल उसके बेडरूम की तरह होता है। वो उसमें इतना कंफर्टेबल होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। जरूर जी। और ये अल्लाह ताला का करम है। जी 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 शमसी साहब, आप मैं ये जानना चाह रहा था हजरत कि अभी आपने रफ़ाइल का जिक्र किया जो कि इंडिया जिसका कह चुका था कि जिसके पास भी नहीं है, Su-20 भी है, फिर रशियन के। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो रफ़ाइल में भी है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो अब हमारे पास आने वाले हैं, इससे हमारी जो दिफाई, मैं अभी तो आपने जितना भी बताया वो सारे बताया जो कि अटैकिंग इसकी जो सिचुएशन आपने बताई कि जी अगर हमें कभी अटैक करना पड़ा तो हम इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि हम ये सब कर सकते हैं। अब अगर हम दिफाई सूरत हाल पे बात करें, जैसे कि 2019 में हुआ था कि रात के अंधेरे में आए उनके एयरक्राफ्ट, तो अब हम इस एयरक्राफ्ट के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है इसके आने से हम इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि हम इसके ऊपर अपना दिफा जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि राफेल जो है वो स्टेल्थ फाइटर नहीं है, और स्टेल्थ फाइटर की सबसे बड़ी खुसूसियत ये होती है कि या तो रडार पे वो बहुत ही छोटा सा उसका वो नज़र आता है, निशान नज़र आता है, या फिर बिल्कुल नज़र नहीं आता। ओके, पहली बात। दूसरी बात, दिफा में तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाइया हमेशा से बहुत मजबूत रही है। JF-17 के हवाले से भी, F-7P के हवाले से भी, मिराजेस के हवाले से भी, और F-16 के हवाले से भी। ये जो हम स्टेल्थ फाइटर ले रहे हैं, इसे हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन में। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ F-16, JF-17 एंड J-10C। और ये चारों जहाज जब एक मुकम्मल टीम, एक कंप्रीहेंसिव पैकेज के तौर पे सामने आएंगे, तो न सिर्फ दिफा यानी डिफेंसिव कैपेबिलिटी हमारी इंप्रूव होगी, बल्कि ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। हालांकि पाक फिजाइया एक ऑफेंसिव फोर्स नहीं है, पाकिस्तान बहैसियत रियासत ऑफेंसिव नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम सिर्फ अपने दिफा को मजबूत करना चाहते हैं, जो एक हमारा हक है। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर दुश्मन को ये भी तो पता चलना चाहिए, उन्हें शटअप कॉल भी तो मिलनी चाहिए ना। बार बार हम उन्हें चाय पिला के अगर भेजते रहेंगे और वो बेचारे अपने मिग जो है वो चार्ज करवाते रहेंगे, तो फिर तो वो उनके लिए भी खर्चा बढ़ जाएगा वो ना। हम देते रहते हैं। आप हर 4-6 8-10 साल बाद हम एक शटअप कॉल ऐसी दे देते हैं, जिसके बाद वो फिर किसी नई मार्केट में चले जाते हैं, कोई नया जहाज ढूंढने, कोई नया टैंक ढूंढने, कोई नया रडार। बस सर ऐसा ही है, और हमारी फिजाइया, हमारी फोर्सेस जो है वो माशाल्लाह से सी सप्लाई दीवार बन के इनके मुकाबले में खड़ी रहती हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे। एयर कमांड ने जो है वो डिटेल में बताया कि ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं क्या। अब आप जरा बताइए अनम के क्या होने जा रहा है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट स्टोरी है हमारे पास उस पर हम बात करेंगे टैक्सेस के हवाले से। फहीम, तो कराची पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स भी देता है, बिल्कुल देता और है, कराची वाले जो हैं चारों तरफ से लूट मार का शिकार भी बनते हैं। कराची वालों को सिर्फ डाकू ही नहीं लूटते, बल्कि सब्जी मंडी में मौजूद माफिया से जुड़ा जो बाजार में अशिया खुरनोश है, जखीरा अंदोज हैं, होलसेलर्स हैं, सबके सब इसी डगर में लगे हुए हैं। कराची वो बदकिस्मत शहर है जहाँ 2 दहाइयों से पानी का केफ और मनसूबा इसलिए मुकम्मल नहीं हो सका क्योंकि सिंध हुकूमत उसे कराची का मसला कहकर वफाक की कोर्ट में जो बॉल है वो डाल देती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और कराची के इलाकों का ये हाल है नाजरीन कि यहाँ वाटर बोर्ड का पानी खुले आम चोरी और फरोख्त हो रहा है, और ये सब जानते हैं। लेकिन ये माफिया इतना स्ट्रांग है कि वाटर बोर्ड के असिस्टेंट डायरेक्टर मिर्ज़ा इखलाक साहब जब एक गैर कानूनी हाइड्रेंट को पकड़ते हुए और बेनकाब करते हुए पहुंचे, तो वाटर बोर्ड के अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को ही नौकरी से निकाल दिया। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं MD वाटर बोर्ड एंड सीवरेज CS सलाहुद्दीन साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त का। वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई गलती होती है तो उसकी निशानदेही करने वाले को ही सजा देना, ये कौन सा अखलाकी अमल होता है? ज़रा वजाहत कीजिएगा कि वाटर बोर्ड के एक ऑफिसर को क्यों फारिग किया गया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने सितंबर 2023 से भरपूर कार्रवाई की हाइड्रेंट इलीगल हाइड्रेंट्स के खिलाफ, और तकरीबन
43 हाइड्रेंट्स जो हैं पूरे कराची के अंदर तोड़े हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसमें हमें भरपूर मावनत रही पाकिस्तान रेंजर सिंध की, पुलिस की और बाकी तमाम इदारों की भी। और उसकी वजह से तकरीबन 25 मिलियन गैलन पानी जो है वो सिस्टम के अंदर वो दाखिल हुआ। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, जो आपने भी कही कि कोई शख्स ने जाके अगर वीडियो बनाई है और उसके बाद उसने कोई एक ऐसा एक्शन किया है जिससे हमें पता चले कि चोरी हो रही थी या चोरी की निशानदेही की, तो मैं आपको ये बात वाजे कर देना चाहता हूँ कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का एक डेडिकेटेड एंटी थेफ्ट सेल है, जिसका काम ही यही है कि वो किसी जगह पे अगर चोरी आइडेंटिफाई हो रही है या कहीं हो रही है तो उसको जाके ख़त्म करे और उसके नतीजे में एफआईआरें भी दर्ज करें। 200 से ज़्यादा एफआईआरें हमने दर्ज की हैं। जहाँ तक ताल्लुक है इन साहब का, तो ये अपने आप को कराची वाटर जी बिल्कुल जनाब, असल मसला जो सोशल मीडिया के ऊपर भी है और जो यहाँ पर भी हो रहा है वो यही है कि जो इखलाक साहब हैं, मिर्ज़ा इखलाक साहब, इनकी जेडी क्या है, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन ज़रा बताइएगा कि ये किस इदारे में ये जो वाटर बोर्ड का ये बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जी मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, क्या ये हैं? तो जी सर, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी मुझे बिल्कुल आवाज़ आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये मिर्ज़ा इखलाक साहब जो हैं, जिनकी ये वीडियो थी, ये इनकी बेसिकली जेडी क्या है, ये इदारे में काम क्या करते हैं? जी इदारे में ये असिस्टेंट डायरेक्टर टैक्सेस थे। अच्छा जी। और इनका काम जो है वो रिकवरी करना है। मैं अब आपको दो बातें बता दूं। इन्होंने जो वीडियो में बात की कि जी 65 दिन से पानी नहीं आ रहा, हमारे एक्सी नजरात, तो मेरे पास अगर आप थोड़ा सा आपके पास पहले वक्त होता और रिसर्च हो जाती तो मैं आपको वीडियोस देता जो ये बताता है कि वहां पे सिर्फ जो है वो 12 इंच की लाइन जा रही है उस पुल से जहां से इन्होंने ये पुल दिखाया था। और अगर वो सारा पानी खुदा ना खास्ता चोरी हो रहा है तो फिर ये पानी नाजमाबाद में लोगों को कैसे मिलता? और ये बात इसमें कतन सदाकत नहीं है, बल्कि हम तो इसकी पूरे डेप्थ में जाके पूरी इंक्वायरी करके और उसके बाद इस पे पूरा फैसला करेंगे। दूसरी बात ये कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं है, किसी भी शख्स को इम्पर्सोनेशन की इजाजत नहीं है। कोई भी शख्स जो है, और इजाजत इस हद तक जरूर है कि जी आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करने के बाद जो हमारे एंटी थेफ्ट के का डिपार्टमेंट है वो भरपूर कार्रवाई कर रहा है और अभी करता रहेगा। ठीक है सर, आइडेंटिफाई कर लिया उन्होंने, लेकिन अब अगर हम थोड़ा ब्रॉडर वे में देखें, एक शहरी की हैसियत से वो तो जॉब भी कर रहे हैं ऑलरेडी, एक आम आदमी भी अगर इस चीज़ को, इस मसले को हाईलाइट करता है तो इसमें कोई कबाहत तो नहीं है कि एक अगर मसला है और उसे हाईलाइट किया जा रहा है तो उसके बेसिस के ऊपर उस बंदे को नौकरी से फारिग कर दिया जाए? ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। क्या इनके पीछे कोई और मसले मसाइल भी थे, कोई और वजूहात भी थी? मैं बताता हूँ आपको। इस जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन का, पहली बात तो कि वहां पे हमने टीडीएस से चेक करना पड़ता है कि अगर ये चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है। ये लाइसेंसेस जो है 2018 में दिए गए थे और इन लाइसेंसेस को अब नए रेगुलेशंस के तहत दिया जाना चाहिए था। अभी जो सूरत हाल है, जो जिस पे उन्होंने रिपोर्ट किया, उनके पास चोरी के क्या वजूहात थी कि वहां तो चोरी हो ही नहीं रही थी। हमने वहां जाके टीडीएस की जो है वो कलेक्शन की। टीडीएस 4000 से ऊपर टीडीएस आ रहा था। जो पानी आप पीते हैं वो 350 टीडीएस का पानी होता है जो कि शहरियों को प्रोवाइड किया जाता है 350 से 500 के दरमियान। अगर टीडीएस 4000 आ रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहां कोई चोरी हो रही थी? और दूसरी बात, अगर कोई मिक्सिंग भी हो रही है तो उस सूरत में भी आपको प्रोफेशनल अंदाज में पहले चेक करना है कि ये पानी है कौन सा। देखिए, यहाँ कराची के अंदर इस वक्त तकरीबन 34 लाइसेंसेस दिए गए थे जो 2018 में पिछली मैनेजमेंट ने दिए थे। जब ये मैनेजमेंट आई और हमने ये इंश्योर किया कि कराची के अंदर जो ये सब सॉइल ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं इनको भरपूर तरीके से एक रेगुलेशंस में लाया जाए, क्योंकि जगह जगह बोर्ड्स हो जाते हैं और उनके ऊपर ना कोई मीटर्स लगे हुए हैं, क्योंकि वो जो इंडस्ट्रीज को तो वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे यानी वॉल्यूम पे चार्ज कर रहे हैं, लेकिन KWNSC को पैरामेट्रिक बेसिस पे यानी पर हेड या पर बोर पे चार्ज कर रहे हैं। तो हमने एक कोशिश की कि जी इन तमाम को वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे लेकर आए, लेकिन टीडीएस बेस है। अगर आप रेगुलेशंस उठा के देखेंगे जो 2024 के रेगुलेशंस हैं, उसके अंदर ये बड़ा वाजे है कि अब हम किसी सूरत में भी ना सब सॉइल ऑपरेटर्स को ना इलीगल हाइड्रेंट्स को चोरी करने देंगे।
ठीक है, मैं आप आपको किसी को सिर्फ चोरी ये नहीं बात करने वादे देंगे। कर यहाँ दूं। पर एक चीज सर बस क्लियर कर दीजिएगा, वैसे हम किसी का मुकदमा नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जो इबाहम है हमारे और आवाम के जहन में, आपसे बेहतर और कोई क्लियर नहीं कर पाएगा, इस वजह से आपसे सवाल कर रहे हैं। तो आप बस ये बता दीजिएगा सर कि जैसे हम किसी इदारे में काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमारे बोल नेटवर्क के अंदर कोई ऐसा इशू हो जाता है जो कि हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने आता है और वो बताते हैं कि जी ये तरीकाकार नहीं था इसका, तो हमें शो कॉज इशू कर दिया जाता है, चाहे कोई भी हो। हाँ जी, एक वार्निंग दे दी जाती है, शो कॉज दे दिया जाता है, फारिग नहीं किया जाता है ऐसे कि जी आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। ये मिर्जा साहब के साथ ऐसा क्या हुआ है? मैं अर्ज करता हूँ, नौकरी से हमने नहीं निकाला अभी तक। अच्छा, उनको ये कहा गया कि इंक्वायरी, आपने अगर वो ऑर्डर पढ़े, वो इंक्वायरी ऑर्डर है जिसके अंदर उनसे कहा गया कि आप इंक्वायरी ज्वाइन करें, और ही हैज रिफ्यूज टू ज्वाइन द इंक्वायरी आल्सो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए सिचुएशन ऐसे नहीं है। सिचुएशन ये है कि आपको किसी भी शख्स के ऊपर अगर कोई इल्जाम लगता है तो आके उसको साबित करना चाहिए कि वो बताए कि सर ये मैंने ये काम किया और इसमें गुड फेथ ये था। लेकिन मैं आपको ये वादे कर देना चाहता हूँ कि इसमें कोई गुड फेथ नहीं था, क्योंकि जिस शख्स ने एमडी सीईओ का कोऑर्डिनेटर बन के कार्ड बनाए हों और वो लोगों के घरों में जा के कहे कि मैं एमडी का कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, यानी ये फ्रॉड एक, मतलब ये एक मसला आ गया ना, ये वीडियो का मसला नहीं है, और ये फ्रॉड भी है। ये तो खुलेआम है। और अगर ये फ्रॉड ना होता, जी बिल्कुल ये फ्रॉड है, और उसकी वजह ये है कि हमने इनसे कहा है कि आप साबित करें कि आपने नहीं बनाए। हमारे पास वो शहरी मौजूद हैं जिनके पास वो कार्ड हैं, और उन्होंने वो कार्ड लेके नाजमाबाद के अंदर जो मंजिल है, दिलशाद मंजिल है, वहां पे उन्होंने कार्ड दिए और बाकी जगहों पे भी दिए हैं। चलें, ये चीज तो यानी आज यहाँ पर क्लियर हो गई है कि जो सोशल मीडिया की वीडियो को लेकर के ये वावेला मचाया जा रहा था और सिंपैथीज गेन की जा रही थी कि जी मैंने ये बता दिया है तो मुझे जो है नौकरी से निकाल दिया गया है। अब यहाँ पर तो फ्रॉड का केस बन गया ना बेसिकली। वो तो सीईओ के आपने बताया असिस्टेंट के कार्ड बना के घूम रहे थे, कोऑर्डिनेटर टू एमडीईओ। और मैं अगर अभी मुझे, क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं है, वरना मैं आपको दिखा सकता, क्योंकि हमने उसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकली तौर पे उसको दिखाया है। लेकिन इसके बावजूद लॉ ये डिमांड करता है कि जिस भी शख्स के ऊपर इल्जाम लगाओ वो आए और अपनी पोजीशन क्लियर करे। अगर वो ज्वाइन ही नहीं करना चाहते तो फिर हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, एज द लॉ सेज। बस जी, ये बेहतरीन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और इतनी मसरूफियत के अंदर जो है वो आपने इस अहम मौजू के ऊपर अपने कीमती वक्त दिया। हम दोबारा आपसे जो है वो रब्ता करेंगे इसी सिलसिले में, जब आप जरा हम खुद भी अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसी मामले को इंशाल्लाह वाइंड अप भी जरूर करेंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच, और मेरे ख्याल में अब वक्त ब्रेक का हो गया। अभी हमें ब्रेक पर जाना है। नाज़रीन वापस आएंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेर एहतमाम एक सर्वे के मुताबिक 125 ममालिक से पाकिस्तानियों को दुनिया भर में चौथे ज़हीन तरीन अफराद का दर्जा दिया गया है। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों का IQ लेवल इसी *0 से है, जबकि पाकिस्तानियों के मुकाबले भारतीयों का IQ लेवल जो है वो तकरीबन 76.24 है, जबकि पाकिस्तानियों को जो है वो 80% है। और इसके अलावा भी इस रिपोर्ट में हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को दुनिया के उनके 11 ममालिक में भी शामिल किया गया है, जो 21वीं सदी में दुनिया के बड़ी मुआशी मुल्क बनने की भरपूर सलाहियत भी रखते हैं। बिल्कुल जी, इसी सिलसिले में हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर जावेद इकबाल साहब भी मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं माशाल्लाह डॉक्टर साहब, और अच्छी खबरें जब आ रही होती हैं तो हमारे मिजाज भी जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं, बातें जो हैं वो खुल जाती हैं कि हम माशाल्लाह काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए हैं। और ये जो हंगरी के वज़ीर आज़म ने पिछले हफ्ते पेशगोई की थी कि जी हम टॉप 10 इकोनॉमिक कंट्रीज़ के अंदर शुमार हो सकते हैं आने वाले वक्तों में, मुस्तकबिल करीब में, तो ये कुछ अच्छा लग रहा है। तो ज़रा बताइएगा इस डिटेल पर कि ये इतना अच्छा जो है वो हमारे लोगों के अंदर कैसे फीलिंग्स आ गई हैं इस माहौल में, जो कि इस वक्त तारीख़ का मुश्किल तरीन दौर कहा जाता है। जी बहुत शुक्रिया, बात तो बड़ी अच्छी है और दिल को भाती भी है और बहुत खुशी भी होती है सब जानने में। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन की बजाय इंटरनल वैलिडेशन के ऊपर ज्यादा इन्हिसार करना चाहिए। अच्छा। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, इससे ज्यादा अहम बात यह है कि मैं अपने बारे में अपने आप को क्या समझता हूँ। एक तो ये बात है, और दूसरी अहम बात यह है कि एक कामयाब जिंदगी के लिए सिर्फ IQ काफी नहीं है।
जो कॉम्बिनेशन ऑफ IQ विद EQ है, जिसको हम इमोशनल कोशेंट कहते हैं, इन दोनों के मिलने से, और फिर एक स्पिरिचुअल कोशेंट है, उसके मिलने से ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, उस पर डिपेंड करती है। तो ये बात तो हमें असल में पहले से ही पता है। अगर ये सर्वे ना भी आया होता तो हमें ये पता है कि हमारे नौजवान खास तौर पर, उनके अंदर बहुत सलाहियतें हैं, बहुत इम्कानात हैं, लेकिन असल चीज है कि बीज जितना भी स्ट्रांग हो, उसको एक जरखेज जमीन चाहिए होती है। उस बीज को एक फलदार दरख्त बनने के लिए मवाफिक मौसम चाहिए होता है, मवाफिक देखभाल चाहिए होती है, कता बुरीद चाहिए होती है, खाद चाहिए होती है, पानी और हवा चाहिए होती है। तो जहां हमारे पास कुदरत ने एक ज़हीन यानी जहन दिया है, एक जहानत का एक खजाना दिया है, वहां ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो निजाम है वो उस जरखेज जमीन की तरह इनकी पजीराई भी करे, वगरना ये बीज हवा के दोष पे उड़ के किसी और खेत में उग जाएंगे, या ये है कि अगर यहीं रहे तो जाया हो जाएंगे। तो इसलिए जहां ये बात बहुत ही खुशी की है और ये बात हमें बड़ा हौसला भी देती है और हमें इस बात के इम्कानात भी देती है कि अगर हमने सही डायरेक्शन में काम किया, हार्ड वर्क किया और स्ट्रेटजी अपनी प्रॉपर बनाई, तो इंशाअल्लाह उल अजीज हम जो मौजूदा एक तरह का टर्मोइल है उसमें निकल जाएंगे। और वहां साथ साथ हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी भी डालती है कि हम इस पोटेंशियल को, इस जहानत को जाया ना होने दें और उसके लिए एक फर्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करें। ठीक है सर, अगर हमारे मुल्क में इतनी जहानत है, इतने ज़हीन लोग मौजूद हैं, तो फिर हमारा शुमार दुनिया के तीसरे इस तरह दुनिया में क्यों होता है? और जो है पाकिस्तान में अक्सर लोगों को देखा जाता है कि वो मकरूज़ भी हैं और पसमानदा भी हैं, लेकिन फिर भी इंटेलिजेंट है, इसकी वजह क्या है? बेटा मैंने आपको अर्ज किया है ना कि सिर्फ IQ काफी नहीं होता। अच्छा। उसके साथ EQ की भी जरूरत है, इमोशनल कोशेंट की भी जरूरत है, और दूसरी अहम बात यह है कि एक मवाफिक हालात की भी जरूरत है। इसलिए मैं जो हमारे लोग जो हैं, जो पावर स्ट्रक्चर में लोग हैं, जो ऊपर अहले इक़्तिदार लोग हैं, मैं यानी जो पॉलिसीज बनाते हैं, देखें कि जो नौजवान 20 साल का एक ज़हीन नौजवान जो आपने अभी आइडेंटिफाई किया है, उस बेचारे की वजह से तो मुल्क के हालात खराब नहीं हुए, उस नस्ल की वजह से तो मुल्क के हालात खराब नहीं हुए। वो लोग जिन्होंने यहाँ पिछले 30-40 सालों के अंदर वो कुछ नहीं किया जो कि करना चाहिए था, उसकी वजह से यहाँ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मौजूद नहीं है इस जहानत को पनपने के मौके के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कता कलामी की माजरत चाहूंगा वक्त की किल्लत की वजह से। अभी आपने जिक्र किया कि जी इस बीज के लिए जो है वो हमें एक जरखेज ज़मीन की ज़रूरत है। तो ये ज़मीन जब हमारे बुजुर्गों ने हासिल की थी तब तो बड़ी जरखेज थी, बड़ी नम थी, लहू से नम कर दी गई थी ये ज़मीन। अचानक से इसे सीमो थोड़ा ज़्यादा कैसे कर दिया हमने, और उसके हल के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये बीज जो है वो इस ज़मीन के अंदर अच्छे से परवरिश पाले? देखिए ऐसा है कि अगर आपने खेत में गंदम उगानी हो ना तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपने झाड़ियां उगानी हो तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, झाड़ियां खुद ब खुद उग जाती हैं। अगर आपने हिरन पालने हो तो उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सांप और बिच्छू पालने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप उस जमीन पर मेहनत करना छोड़ दें तो सांप और बिच्छू खुद ब खुद पल जाते हैं। तो ये तो इसी तरीके से अगर हम जो हमें ये जो जरखेज जमीन मिली थी, इस पर जिस नहज की मेहनत करनी थी, देखिए हमें इस बात के इतराफ करने में बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए कि हमारे यहाँ इंडिविजुअल ग्रो किए हैं, मगर जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हमारा मुआशरा एज सच है वो इन्हतात पजीर हुआ है। ये खुद गर्जी जो है वो अक्सरियत के जहन में आई। हर वो शख्स जो साहिबे ताकत था, हर वो शख्स जो कि निजाम को बदल सकता था और उसके अंदर बेहतरी ला सकता था, उसने सिर्फ अपनी जाती देखभाल पर तवज्जो दी। तो जिस तरीके से आप अपने एक फार्म हाउस के अंदर सिर्फ अपनी कमरे को सजाते रहें और इर्द गिर्द जो जमीन है उसकी तरफ तवज्जो ही ना दें, तो उसमें खारदार झाड़ियां उग जाएंगी, उसमें सांप बिच्छू आ जाएंगे। लेकिन मायूस होने की बात नहीं है। मुझे एक बहुत इस बात पर खुशी होती है कि अब ये ना आप और मैं ये बातें कर रहे हैं। एक फट्टे पर बर्फ बेचने वाला भी ये बात कर रहा है, एक रेडी चलाने वाला भी ये बात कर रहा है। वो जो एक बात थी ना कि कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा, मुझे कुछ पिछले कुछ सालों में ये एहसास हो रहा है कि वो एहसासे ज़ियां वाली बात जो है अब कम से कम हमें एहसासे ज़ियां हो रहा है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है
कि हम इनको इंशाल्लाह कैपिटलाइज कर सकेंगे इस जहानत को जो हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि इंतज़ामी ढांचा होना भी बहुत ज़रूरी है, तो अगर जिस तरह पाकिस्तान में इंटेलिजेंट लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, तो क्या वो इंतज़ामी ढांचा अगर नहीं मिलता तो ऐसे लोग क्या ज़ाया हो जाएंगे, या वो अपने लिए खुद भी अपनी तकदीर बदलने के लिए खुद भी कुछ कर सकते हैं? जी, आप देख रहे हैं कि कितने लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। दुरुस्त। हर दूसरा बंदा, मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि आप सच सच बताइएगा कि अगर आपको डिग्री मुकम्मल हो जाए और साथ ही एक डेस्क पे आपको यूरोप का वीजा मिल रहा हो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का, तो आप में से कितने लोग जाने को तैयार हैं? और ये बात मैं बहुत दफा बता चुका हूँ कि हम समझते हैं कि 100% लोगों ने हाथ खड़ा किए होगा। 100% नहीं, 110% जो उनके टीचर बैठे होते हैं वो भी हाथ खड़ा कर देते हैं। दुरुस्त, हमें ऐसा भी ही अगर डॉक्टर मिले तो साहब, हमको और जाना मामलात इतने ज्यादा कशीदा हो चुके हैं कि लोग इस वक्त मुल्क छोड़ने को तरजीह इतनी दे रहे हैं कि ना पासपोर्ट की स्याही बाकी है, ना ही पासपोर्ट के जो पेपर्स है लेमिनेशन वाले वो रह, चीजें भी खत्म हो गई हैं। मजीद इसके ऊपर जो है वो इंशाल्लाह आपका वक्त हम लेंगे, लेकिन किसी और प्रोग्राम में। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इसके ऊपर जो है वो डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अभी हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है फ़हीम वो तमाम हो चुका है। जी बिल्कुल, हमें इजाजत लेनी होगी नाज़रीन से। बेहतरीन जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। चिल देन, अल्लाह हाफिज। पकौड़े बनवा लेते हैं, शायद बारिश हो जाए। चले आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।